नमस्ते दोस्तों, स्वागत है बीए फोर्थ सेमेस्टर की पॉलिटिकल साइंस की क्लास में। इस क्लास में आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम पेपर के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि कल आपका 20 अप्रैल को एग्ज़ाम है पॉलिटिकल साइंस का वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, क्योंकि ये आपका टाइटल है। और मैं आपको बता दूं, इस क्लास के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपकी कल की परीक्षा के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, और आने वाली अदर यूनिवर्सिटी के लिए भी ये क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिनका टाइटल वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है। तो इसके लिए आपको पूरी क्लास को देखना है, ध्यान से देखना है। और मैं आपको बता दूं, इस क्लास को आज हम ऊपर से न लेकर नीचे से लेंगे, यानी आज जो हम क्लास करने वाले हैं, क्लास लॉन्ग क्वेश्चन से लेकर शॉर्ट क्वेश्चन तक की करेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो हमारी एनर्जी है शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा होती है, और जो काफ़ी ज़्यादा होती है तो उस टाइम हम अगर शॉर्ट क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। उसके लिए अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो लॉन्ग से हमारा शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा। तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मिस मत करना। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, ये आपका एक एग्ज़ाम पेपर है जो कि मतलब मॉडल पेपर कहते हैं, जिसको हम मॉडल पेपर है, जो कि आपका मतलब यूनिवर्सिटी देती है हर साल। और पहली बात तो यह है कि हर साल यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम पेपर के जो क्वेश्चन हैं वो रिपीट होते रहते हैं, तो इससे आपको काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और नेक्स्ट क्लास भी मैं कुछ ही देर में डाल दूंगा, इसे रिकॉर्ड करने के बाद इसके बाद मैं 2 क्लास और डाल दूंगा, जिससे आपका सारा एग्ज़ाम पेपर कवर हो जाएगा। फिर आपको किसी और क्लास को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी क्लास से आपका सारा 80 से 90% मार्क्स आ जाएंगे। तो हम ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को करेंगे स्टार्ट। तो चलते हैं अपने टारगेट के ऊपर, जो भी अपना है, मतलब समझ सकते हो आप लोग। हाँ, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। 1 मिनट रुक जाओ, बस हम अपना निकाल के रख लेते हैं ठीक से, इज्जत से। ये रहे। तो मैंने जैसा आपको बताया कि हाँ, हम जो पहले करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्या है आपके क्वेश्चन, करेंगे स्टार्ट, क्योंकि टाइम बहुत कम है आपके पास भी और हमारे पास भी टाइम बहुत ही कमी है टाइम की, तो बस पूछो मत ना। और देखेंगे क्वेश्चन क्या है आपका। हाँ, तो देखेंगे क्वेश्चन पहला क्या है आपका। पहला क्वेश्चन है, ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधी विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। यानी जो ऑस्टिन है उसके जो संप्रभुता वाले जो विचार हैं, संबंधी विचार हैं, रिलेटिव्स विचार हैं, उनकी जो आलोचनात्मक व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले आपको उसमें क्या लिखना है, पहले उसका परिचय लिखना है। क्वेश्चन का परिचय कैसे है। जॉन ऑस्टिन, जो 19वीं सदी के प्रसिद्ध अंग्रेजी विधिवेत्ता थे। कौन थे? जो जॉन ऑस्टिन 19वीं सदी के एक प्रसिद्ध अंग्रेजी विधिवेत्ता थे। और इन्होंने अपनी पुस्तक विधि शास्त्र पर व्याख्यान यानी प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड 1832 में संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत यानी मोनेस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी का सबसे स्पष्ट और तार्किक प्रतिपादन किया। इसे संप्रभुता का वैधानिक सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? संप्रभुता का जो वैधानिक सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। हाँ, तो आगे देखेंगे ऑस्टिन का जो संप्रभुता का अर्थ और परिभाषा क्या है। तो इसमें देखेंगे ऑस्टिन के अनुसार कानून और संप्रभुता का जो गहरा संबंध है, उन्होंने कहा कानून संप्रभुता का आदेश है, संप्रभु का आदेश है। कानून क्या है? संप्रभु का आदेश है। लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरेन। ऑस्टिन संप्रभुता की परिभाषा देते हुए कहते हैं, यदि कोई निश्चित श्रेष्ठ मानव डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर, जो अपने ही जैसे किसी अन्य श्रेष्ठ मानव की आज्ञा मानने का आदि न हो और समाज का अधिकांश भाग स्वाभाविक
जो समाज का अधिकांश भाग है वह स्वाभाविक रूप से उसकी आज्ञा का पालन करता हो, वह निश्चित श्रेष्ठ मानव उस समाज में संप्रभु है। और वह समाज एक राजनीतिक और स्वतंत्र समाज है। वह कैसा समाज है? राजनीतिक और स्वतंत्र समाज है। ऑस्टिन के सिद्धांत की मुख्य विशेषता हैं। पहली विशेषता निश्चयता। संप्रभु कोई अमूर्त शक्ति नहीं है। संप्रभु को कोई अमूर्त शक्ति जैसे सामान्य इच्छा या जनता नहीं हो सकती। यह एक निश्चित व्यक्ति या यह एक निश्चित व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह होना चाहिए। क्या जो संप्रभु है यह एक अमूर्त शक्ति नहीं है, यह निश्चित व्यक्ति होने चाहिए इसमें, या समाज का कोई समूह होना चाहिए, समूह या व्यक्तियों का जो समूह होना चाहिए जिसे स्पष्ट रूप से पहचाना जा सके, जिसको हम स्पष्ट रूप से देख सकें। निरंकुशता। संप्रभु की शक्ति असीमित है और उस पर किसी भी कानून या धर्म या नैतिकता का कोई प्रतिबंध नहीं होता। वह राज्य के भीतर सर्वोच्च है। अगली विशेषता देखेंगे। अगली विशेषता क्या है? आदतन आज्ञा पालन समाज का वह बहुसंख्यक वर्ग या डर या आदत के कारण क्या है ये? वर्ग डर या आदत के कारण संप्रभु की आज्ञाओं का पालन करता है। और आज्ञा पालन निरंतर होना चाहिए, कभी कभार नहीं। जो आज्ञा का पालन है वह हमेशा चलता रहना चाहिए। कभी कभी जैसे हम बीच में किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं और उसको बीच में रोक दें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अविभाज्यता क्या है? संप्रभुता को बांटा नहीं जा सकता। संप्रभुता का जो विभाजन उसका विनाश है। संप्रभुता का जो विभाजन है वह उसका क्या है? विनाश है। अगली विशेषता क्या है? कानून संप्रभु का आदेश है। कानून क्या है? कानून जो है वह संप्रभु का आदेश है। ऑस्टिन के अनुसार जो कुछ संप्रभु आदेश देता है वही कानून है, जो आदेश नहीं है वह कानून नहीं है। ऑस्टिन के सिद्धांत की आलोचना। हालांकि ऑस्टिन का सिद्धांत कानूनी दृष्टिकोण से बहुत स्पष्ट है, लेकिन राजनीतिक विज्ञान में इसकी कड़ी आलोचना की गई है। इसकी कड़ी आलोचना कैसे की गई है? बहुलवादियों की आलोचना। पहली आलोचना क्या है? बहुलवादियों की आलोचना। लास्की और मैकाइवर जैसे बहुलवादियों का मानना है कि समाज में राज्यों के अलावा भी कई संघ, यानी जो राज्य के अलावा भी कई संघ जैसे चर्च, मजदूर संघ, परिवार होते हैं जो व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। इसलिए संप्रभुता केवल राज्य में केंद्रित नहीं हो सकती, इसका बंटवारा होना चाहिए। लास्की ने कहा चूंकि समाज संघीय है इसलिए सत्ता भी संघीय होनी चाहिए। अगली आलोचना है कानून संप्रभु का आदेश मात्र नहीं। कानून क्या है? संप्रभु का आदेश मात्र नहीं। सर हेनरी मेन ने ऐतिहासिक आधार पर आलोचना करते हुए कहा कि समाज में रीति रिवाज, परंपराएं और धर्म भी कानून का काम करते हैं। संप्रभु इन परंपराओं को नहीं बनाता बल्कि उन्हें केवल मान्यता देता है। लोकप्रिय संप्रभुता की उपेक्षा। अगली क्या आलोचना है? लोकप्रिय संप्रभुता की आलोचना। ऑस्टिन का सिद्धांत लोकतंत्र की मूल क्या? जो ऑस्टिन का सिद्धांत है वह लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है। क्या? मूल भावना के खिलाफ है। लोकतंत्र में वास्तविक संप्रभुता जनता पॉपुलर सॉवरेनिटी में निवास करती है, किसी निश्चित श्रेष्ठ मानव में नहीं। ऑस्टिन जनमत और राजनीतिक संप्रभुता को पूरी तरह नकार देते हैं। अगली आलोचना क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कानून की अवहेलना। जो अंतर्राष्ट्रीय कानून होते हैं उनकी अवहेलना। ऑस्टिन का निरंकुश संप्रभुता का विचार आज के वैश्विक युग में लागू नहीं होता, जहां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संधियां और संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठन राज्यों की शक्ति को सीमित करते हैं। इसका निष्कर्ष क्या रहा पूरे क्वेश्चन का? ऑस्टिन का सिद्धांत वैधानिक। ऑस्टिन का जो सिद्धांत है वह वैधानिक और कानूनी अध्ययन के लिए तो ठीक है, लेकिन व्यावहारिक राजनीति और आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का व्याख्या करने में पूरी तरह विफल रहता है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, मार्क्स के राज्य संबंधी विचारों की व्याख्या कीजिए। जो हमारे कार्ल मार्क्स हैं, कार्ल मार्क्स एक, इनका जो परिचय है, एक जर्मन दार्शनिक अर्थशास्त्री और वैज्ञानिक समाजवाद के जनक थे। क्या वैज्ञानिक समाजवाद के जनक थे। मार्क्सवादी विचारधारा में राज्य की अवधारणा अन्य उदारवादी या आदर्शवादी विचारकों जैसे हीगल या लॉक से बिल्कुल अलग है। जहां हीगल राज्यों को दैवीय और सर्वोच्च मानते हैं, वहीं मार्क्स राज्यों को एक मानव निर्मित कृत्रिम संस्था और शोषण का एक साधन मानते हैं। शोषण का क्या मानते हैं, एक साधन मानते हैं। मार्क्स के राज्य संबंधी विचारों के मुख्य बिंदु, पहला बिंदु क्या है, राज्य एक वर्गीय संस्था है। राज्य क्या है, एक वर्गीय संस्था है। मार्क्स अनुसार राज्य कभी भी पूरे समाज का प्रतिनिधि नहीं होता। क्या राज्य जो है पूरे समाज का कभी भी प्रतिनिधि नहीं होता। राज्य हमेशा उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जिसका समाज के उत्पादन के साधनों जैसे जमीन, कारखानों, पूंजी पर नियंत्रण होता है। समाज हमेशा दो वर्गों में बटा होता है, शोषक वर्ग, शोषक यानी पूंजीपति, जो बुर्जुआ, और शोषित वर्ग यानी मजदूर, सर्वहारा। राज्य हमेशा ताकतवर शोषक वर्गों के हितों में जो शोषक वर्ग होते हैं, जो हम पर शोषण करते हैं, उनकी रक्षा करता है राज्य हमेशा। अगला बिंदु क्या है, अगला बिंदु है राज्य शोषण का यंत्र। राज्य शोषण का यंत्र क्या है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्ट 1848 में मार्क्स और एंगल्स लिखते हैं कि आधुनिक राज्य की कार्यपालिका संपूर्ण बुर्जुआ वर्ग यानी पूंजीपतियों के सामान्य मामलों का प्रबंधन करने वाली एक सीमित मात्र है। क्या सीमित मात्र है। क्या ये जो है एक पूंजीपतियों के जो सामान्य मामले होते हैं, नॉर्मल वो होते हैं, घटना होती हैं, उनका प्रबंधन करने वाली एक सीमित मात्र है। मार्क्स के अनुसार पुलिस, सेना, अदालतों और जेलें ये सभी राज्य के उपकरण हैं जिनका उपयोग पूंजीपति वर्ग के विद्रोह को कुचलने और अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए करता है। क्या ये जो सभी राज्य के उपकरण हैं जिनका उपयोग पूंजीपति वर्ग मजदूरों के विद्रोह को कुचलने के लिए और अपनी संपत्ति की रक्षा करने के लिए करते हैं, जैसे जेल है, पुलिस है, सेना है, अदालत है आदि। अगला बिंदु है राज्य की उत्पत्ति का आधार निजी संपत्ति। क्या राज्य की जो उत्पत्ति का जो आधार है वह निजी संपत्ति क्या है, तो देखेंगे इस बिंदु में कार्ल मार्क्स हैं, उनका जो मानना है कि आदिम साम्यवादी समाज में कोई राज्य नहीं था, क्योंकि वहाँ कोई निजी संपत्ति या वर्ग नहीं थे। जैसे जैसे कृषि और उत्पादन के साधनों का विकास हुआ, कुछ लोगों ने उन पर कब्जा कर लिया, निजी संपत्ति की शुरुआत हुई। इससे समाज में अमीर और गरीब के वर्ग बने। अमीरों ने गरीबों पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए जिस बल प्रयोग वाली संस्था का निर्माण किया वही राज्य है। क्या राज्य क्या है, अमीरों ने जो गरीबों पर नियंत्रण करने के लिए जो संस्था बनाई है, या जिन पर बल प्रयोग करने वाली संस्था बनाई है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं राज्य यानी स्टेट। यहाँ राज्य ये वाला राज्य नहीं होता जिसमें हम रहते हैं, ये पूरा एक राष्ट्र होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्वहारा वर्ग का नायकत्व।
हाँ, मार्क्स का मानना है कि पूंजीवादी व्यवस्था अपने अंत की ओर खुद ही बढ़ रही है। अंततः मजदूर वर्ग एक हिंसक क्रांति करेगा और राज्य की सत्ता पर कब्जा कर लेगा। इस संक्रमण काल में मजदूर वर्ग का राज्य स्थापित होगा, जिससे मार्क्स ने सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व कहा। यह न इस दौरान मजदूर वर्ग राज्य की शक्ति का उपयोग पूंजीवाद के बचे कुचे अवशेषों को खत्म करने और उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए करेगा। अगला बिंदु देखेंगे, राज्य का विलोपन। राज्य का क्या है? विलोपन। यह कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम चरण जब सर्वहारा वर्ग के शासन में सभी निजी संपत्ति समाप्त हो जाएगी तो समाज में कोई वर्ग नहीं बचेगा। जब समाज वर्गहीन हो जाएगा तो किसी को भी दबाने या शोषण करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए राज्य रूपी मशीन की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। राज्य रूपी मशीन की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। राज्य को खत्म नहीं किया जाएगा। राज्य को खत्म नहीं किया जाएगा, बल्कि वह धीरे धीरे स्वयं मुरझाकर खत्म हो जाएगा। इसके बाद एक राज्यहीन और वर्गहीन साम्यवादी समाज की स्थापना होगी। इसका निष्कर्ष क्या है? तो हाँ, एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, आप क्वेश्चन पूरा लिखने के बाद उसका निष्कर्ष 3 या 4 लाइन में ज़रूर लिखना है। उससे क्या होगा, एग्जामिनर पर आपका जो इम्पैक्ट है वह काफ़ी अच्छा होगा, जिससे जो एग्जामिनर खुश होकर आपको पूरे में से पूरे नंबर दे सकता है। तो जो मार्क्स के अनुसार राज्य कोई प्राकृतिक या शाश्वत संस्था नहीं। प्राकृतिक या शाश्वत संस्था नहीं, यह वर्ग विभाजन का परिणाम है। क्या है ये? यह वर्ग विभाजन का परिणाम है और वर्ग विभाजन के समाप्त होते ही राज्य का भी अंत निश्चित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है, सीमोन डी बुआ के नारीवादी सिद्धांत का आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। जो सीमोन है उनका जो डी बुआ का के नारीवादी जो सिद्धांत है उसकी जो आलोचना करनी है। तो इनका थोड़ा सा परिचय लिखना है। शुरुआत में परिचय, लास्ट में निष्कर्ष, नंबर पूरे। हाँ, सीमोन द बोउवा एक फ्रांसीसी अस्तित्ववादी दार्शनिक और आधुनिक नारीवाद, विशेषकर द्वितीय लहर नारीवाद की सबसे प्रमुख विचारकों में से एक हैं। 1949 में प्रकाशित उनकी युगांतरकारी पुस्तक द सेकेंड सेक्स ने दुनिया भर में नारीवादी आंदोलन की नींव हिला दी। इस पुस्तक ने महिलाओं के प्रति समाज के नज़रिए को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। सीमेन द बोउवा के सिद्धांत के मुख्य आधार हैं। क्या आधार है? पहला आधार है, स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती है। क्या? वन इज़ नॉट वन बट रेदर बिकम्स अ वुमेन। यह बोउवा सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। क्या? बोउवा का जो सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है यह, और उनके पूरे दर्शन का सार है। बोउवा सेक्स, जैविक भिन्नता और जेंडर सामाजिक संस्कृति निर्माण के बीच स्पष्ट अंतर करती हैं। उनका तर्क है कि प्रकृति ने केवल पुरुष और महिलाओं के शरीर अलग अलग बनाए हैं, लेकिन महिलाओं के अंदर जो स्त्रीत्व के गुण जैसे कोमलता, आज्ञाकारिता, त्याग थोपे जाते हैं, वे प्राकृतिक नहीं हैं। पितृसत्तात्मक समाज बचपन से ही लड़कियों को कंडीशनिंग के जरिए स्त्री के रूप में ढालता है। दूसरा क्या है? स्त्री अन्य या दूसरी है। बोउवा ने
अस्तित्ववादी दर्शन का प्रयोग करते हुए बताया कि पुरुष ने समाज में खुद को स्व यानी सब्जेक्ट द सेल्फ के रूप में स्थापित किया है, यानी वह जो मुख्य है, जो करता है और जो मानक है इसके विपरीत पुरुष ने स्त्री को अन्य बना दिया है। महिला की अपनी कोई स्वतंत्र पहचान नहीं है, उसे हमेशा पुरुष के संदर्भ में उसकी पत्नी, बेटा या माँ के रूप में परिभाषित किया जाता है। पुरुष परिभाषित करता है और महिला परिभाषित की जाती है। अगला क्या है? जीव विज्ञान नियति नहीं। जीव विज्ञान जो है वह क्या है? नियति नहीं। उन्होंने उन सभी सिद्धांतों का कड़ा विरोध किया जो यह मानते हैं कि महिलाओं की जैविक संरचना, जैसे बच्चे पैदा करने की क्षमता, उन्हें पुरुष से कमजोर या कमतर बनाती है। बोवा का मानना था कि मातृत्व और घर के काम महिलाओं को घर की चार दीवारी में कैद करने और उन्हें आर्थिक व बौद्धिक रूप से पुरुष पर निर्भर बनने के पितृसत्तात्मक हथियार हैं। क्या बनने के पितृसत्तात्मक हथियार हैं? अगला देखेंगे, आर्थिक स्वतंत्रता और मुक्ति। बोवा के अनुसार महिलाओं की मुक्ति का एकमात्र रास्ता आर्थिक स्वतंत्रता है। जब तक महिला आर्थिक रूप से पुरुष पर निर्भर रहेगी, वह अन्य ही बनी रहेगी। उन्होंने महिलाओं को घर से बाहर निकलने, काम करने और बौद्धिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। आलोचनात्मक विवेचना। सीमेन द बोवा के क्रांतिकारी विचारों के बावजूद कई परवर्ती नारीवादियों ने उनके सिद्धांत की आलोचना भी की। मातृत्व का अवमूल्यन। कई आलोचकों जैसे जीन बेथके, एल्स्टेन का कहना है कि बोवा ने मातृत्व और घरेलू जीवन को बहुत ही नकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने यह मान लिया कि पुरुषों की तरह काम करना ही श्रेष्ठ है, जिससे पारंपरिक स्त्री सुलभ गुणों का अवमूल्यन हुआ। क्या अवमूल्यन हुआ? अगली विवेचना, आलोचनात्मक विवेचना। अगली हेडिंग क्या, अगली बिंदु क्या है? पुरुष मानदंडों का आधुनिकीकरण, अंधानुकरण। पुरुष मानदंडों का अंधानुकरण। बोवा पर आरोप लगता है, थोड़ा वर्ड जो ना गड़बड़ हो रहे हैं, जुबान फिसल रही है। बोवा पर आरोप लगता है कि महिलाओं की मुक्ति के लिए उन्होंने पुरुषों के जीवन को ही मानक मान लिया। आलोचकों के अनुसार महिलाओं को पुरुषों की नकल करने की बजाय अपनी खुद की अलग पहचान और मूल्यों पर गर्व करना चाहिए। इलीट और श्वेत दृष्टिकोण। उनकी आलोचना इस बात पर भी होती है कि उनका अध्ययन मुख्य रूप से पश्चिमी श्वेत और मध्यम उच्च वर्गीय महिलाओं के अनुभवों पर आधारित था। इसमें श्वेत महिलाओं, गरीब मजदूरों या तीसरी दुनिया की महिलाओं के दोहरे शोषण, जाति, नस्ल और वर्ग के आधार को नज़रअंदाज किया गया। इसका निष्कर्ष देखेंगे। निष्कर्ष क्या है? इन आलोचनाओं के बावजूद सिमोन द बोवा का सिद्धांत नारीवादी चिंतन का एक मील का पत्थर है। क्या चिंतन का एक मील का पत्थर है? उन्होंने ही यह स्थापित किया कि जेंडर एक सामाजिक निर्माण है जिस पर आज का पूरा आधुनिक नारीवाद विमर्श टिका हुआ है। क्या जिस पर आज का जो पूरा आधुनिक नारीवाद है या नारीवादी विमर्श टिका हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका?
मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट पर एक टिप्पणी लिखिए। तो इनका परिचय देते हुए क्या लिखना है आपको उत्तर में? मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट 1759 से लेकर 1797 18वीं सदी की अंग्रेजी लेखिका हैं। क्या है ये? 18वीं सदी की अंग्रेजी लेखिका, दार्शनिक और महिला अधिकारों की प्रबल समर्थक थीं। उन्हें अक्सर आधुनिक नारीवाद की माँ यानी मदर ऑफ मॉडर्न फेमिनिज्म और उदारवादी नारीवाद की संस्थापक के रूप में जाना जाता है। उदारवादी नारीवाद की संस्थापक के रूप में जाना जाता है। उनके विचार ऐसे समय में आए जब महिलाओं को कानूनी या राजनीतिक रूप से स्वतंत्र व्यक्ति नहीं माना जाता था। मतलब महिलाओं को राजनीतिक और कानूनी रूप से उन्हें क्या नहीं माना जाता था? स्वतंत्र नहीं माना जाता था। उनकी प्रमुख कृतियाँ क्या कौन कौन सी देखेंगे? 1792 में प्रकाशित उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक अ विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन ने इतिहास रच दिया। यह पुस्तक फ्रांसीसी क्रांति के समानता और स्वतंत्रता के आदर्शों से प्रेरित थी। वोllस्टोनक्राफ्ट ने सवाल उठाया कि जब फ्रांसीसी क्रांति सभी मनुष्य के लिए अधिकारों की मांग कर रही है तो उसमें महिलाओं को क्यों शामिल नहीं किया गया? मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट ने राजनीतिक और सामाजिक विचार यानी तर्कशीलता का सिद्धांत। वोllस्टोनक्राफ्ट के दर्शन का मुख्य आधार यह है कि तर्क करने की क्षमता लिंग के आधार पर नहीं बांटी होती। ईश्वर ने पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान रूप से तार्किक मस्तिष्क दिया है। यह महिलाएं पुरुषों की तुलना में यदि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर या कम बुद्धिमान दिखाई देती हैं तो इसका कारण यह नहीं है कि वे जन्म से ऐसी हैं, बल्कि इसका कारण यह है कि उन्हें शिक्षा के समान अवसर नहीं दिए गए। समान शिक्षा की मांग उन्हें उस समय की जो शिक्षा प्रणाली की कड़ी आलोचना की। क्या जो उस टाइम एजुकेशन सिस्टम था उसकी सबसे कड़ी आलोचना किसने करी? तो वोllस्टोनक्राफ्ट ने करी। जो लड़कियों को केवल सुंदर दिखने, सिलाई कढ़ाई करने और पुरुषों को खुश करने की ट्रेनिंग देती थी। उन्होंने वकालत की कि लड़के और लड़कियों दोनों को एक ही स्कूल में यानी को एजुकेशन समान बौद्धिक शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षा ही वह साधन है जो महिलाओं को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बना सकता है। रूसो के विचारों का कड़ा विरोध। रूसो के जो विचार थे उनका कड़ा विरोध किया। जीन जैक्स रूसो ने अपनी पुस्तक एमिल में तर्क दिया था कि महिलाओं की शिक्षा केवल पुरुषों को सुख देने और आज्ञाकारी पत्नी बनने तक सीमित न होनी चाहिए। आज्ञाकारी पत्नी बनने तक सीमित होनी चाहिए। वोllस्टोनक्राफ्ट ने रूसो की कड़ी आलोचना करते हुए इसे महिलाओं का अपमान बताया। उन्होंने तर्क दिया कि एक अशिक्षित और अज्ञानी महिला कभी भी एक अच्छी माँ या बच्चों की अच्छी शिक्षिका नहीं बन सकती। अगला देखेंगे, अगला बिंदु है महिलाएं जो केवल आभूषण नहीं। वोllस्टोनक्राफ्ट ने महिलाओं से अपील की कि वे खुद को पुरुषों के लिए एक खिलौना या आभूषण मानना बंद करें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं को अपनी सुंदरता पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय अपने चरित्र, बुद्धिमत्ता और सम्मान के विकास पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, महिलाओं को किस पर? सम्मान के विकास पर ध्यान देना चाहिए। अगला बिंदु देखेंगे, स्वतंत्र नागरिक के रूप में पहचान। उन्होंने महिलाओं के लिए आर्थिक स्वतंत्रता की वकालत की। उनका मानना था कि महिलाओं को चिकित्सा, व्यापार और शिक्षा जैसी व्यवसायों में काम करने का अधिकार होना चाहिए ताकि उन्हें जीवित रहने के लिए केवल शादी पर निर्भर न रहना पड़े। उन्होंने महिलाओं को पुरुषों की संपत्ति या आश्रित मानने की कानूनी व्यवस्था का विरोध किया।
इसका निष्कर्ष देखेंगे, मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट ने अपने समय से बहुत आगे की विचारक थी, मतलब अपने समय से बहुत आगे की विचारक थी। हालांकि उनके जो जीवन काल में उनके विचारों को बहुत उग्र माना गया और उनका मजाक उड़ाया गया, लेकिन 19वीं और 20वीं सदी के महिला मताधिकार आंदोलन ने उन्हीं के विचारों से प्रेरणा ली। उन्होंने पहली बार पूरी दुनिया के सामने यह स्पष्ट रूप से स्थापित किया कि मानव अधिकारों के दायरे में महिलाएं भी पूरी तरह शामिल हैं। तो ये तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन थे कि ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आपको शॉर्ट क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कराएंगे। कितने मिनट की? 30 मिनट की क्लास हो गई, तो फटाफट से हम आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करा देते हैं, सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद जल्दी जल्दी वो करा दूंगा। देखो जल्दी जल्दी में एक तो वर्ड गलत निकल जाते हैं, सबसे बड़ी समस्या तो यही है। प्लस आपको तो पता ही है आजकल 24x7 डिप्रेशन चल रहा है। कहाँ गई क्लास? सेक्शन सी। अब सेक्शन बी के क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। हाँ, ये आपके सेक्शन बी के क्वेश्चन हैं, इनको हम जल्दी जल्दी पढ़ा देते हैं। और देखो भाई, मैं अभी आपसे क्षमा मांग रहा हूँ, जल्दी जल्दी में अगर कोई भी वर्ड गलत निकल रहा है मुँह से तो उसके लिए मुझे विशेषकर क्षमा कर देना, ठीक है? और बाकी तो आगे देख ही लेंगे। प्लेटो ने साम्यवादी सिद्धांत की विवेचना कीजिए, मतलब प्लेटो के जो साम्यवादी सिद्धांत हैं उसकी विवेचना कीजिए। तो प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत उनके न्याय सिद्धांत का एक अनिवार्य और पूरक हिस्सा है। इसका मुख्य उद्देश्य शासक और सैनिक वर्ग, जिन्हें प्लेटो संरक्षक वर्ग कहता है, वर्ग को भ्रष्ट होने से बचाना है। प्लेटो का मानना था कि निजी संपत्ति और परिवार का मोह व्यक्ति को स्वार्थी बनाता है, जिससे वह राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों से भटक सकता है। इसलिए उन्हें उत्पादक वर्ग को छोड़कर केवल संरक्षक वर्ग के लिए साम्यवाद की व्यवस्था। प्लेटो के साम्यवाद के दो मुख्य रूप हैं, मतलब साम्यवाद की जो व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, प्लेटो के जो साम्यवाद है उसके दो मुख्य रूप हैं। क्या? संपत्ति का साम्यवाद, शासक और सैनिक वर्ग के पास अपनी कोई निजी संपत्ति या घर या जमीन नहीं होगी, वे राज्य द्वारा निर्मित बैरकों में रहेंगे और सार्वजनिक भोजनालयों में एक साथ भोजन करेंगे। उनका जीवन उनका जो जीवन है सादा होगा, ताकि धन का लालच उनके राजनीतिक कर्तव्यों में बाधा न बने। परिवार स्त्रियों का जो साम्यवाद है, इस वर्ग का अपना कोई निजी परिवार या वैवाहिक जीवन नहीं होगा। राज्य के सर्वोत्तम स्त्री और पुरुष मिलकर श्रेष्ठ संतानों को जन्म देंगे। बच्चों को जन्म के तुरंत बाद राज्य के संरक्षण में ले लिया जाएगा, ताकि कोई माता पिता अपने बच्चे को न पहचान सके। इससे राज्य में भाई भतीजावाद समाप्त होगा और सभी बच्चे राज्य की जो संपत्ति माने जाएंगे। संक्षेप में प्लेटो का साम्यवाद राजनीतिक भ्रष्टाचार को खत्म कर एक आदर्श राज्य की स्थापना का साधन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मतलब क्वेश्चन नहीं, ये तो है हेडिंग। राजनीतिक चिंतन में संत ऑगस्टाइन का योग, अच्छा क्वेश्चन है दूसरा तीसरा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, हेडिंग नहीं है। राजनीतिक चिंतन में ऑगस्टाइन का योगदान, तो इसमें देखेंगे मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन के इतिहास में संत ऑगस्टाइन का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक द सिटी ऑफ गॉड ईसाई राजनीतिक दर्शन का आधार स्तंभ मानी जाती है। ऑगस्टाइन ने मानव समाज को दो भागों में विभाजित किया है। ईश्वरीय राज्य, पहला कौन सा भाग है? ईश्वरीय राज्य, सिटी ऑफ गॉड। यह राज्य आध्यात्मिक, नैतिक और ईश्वरीय प्रेम पर आधारित है। इसके नागरिक शांति, न्याय और सद्गुण का पालन करते हैं और उनका अंतिम लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना है। उनका अंतिम लक्ष्य क्या होता है? ईश्वर को प्राप्त करना है।
सांसारिक राज्य यानी सिटी ऑफ मैन यह अहंकार, स्वार्थ और पाप पर आधारित है। इसकी उत्पत्ति मनुष्य के पतन यानी ओरिजिनल सिन के कारण हुई। ऑगस्टाइन ने चर्च और राज्य के बीच संबंधों की स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने माना कि सांसारिक राज्य भले ही बुराई का परिणाम है, लेकिन समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह आवश्यकता है। यह क्या है? आवश्यक है। समाज में शांति और जो व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या है? यह आवश्यक है। जो चर्च और राज्य के बीच के जो भी संबंधों को स्पष्ट की जो रूपरेखा है, उनको सांसारिक राज्य जो भले ही बुराई का परिणाम है, लेकिन उनको क्या है? शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। हालांकि उनका जो स्पष्ट मानना था कि आध्यात्मिक मामलों में ईश्वरीय राज्य जिसका प्रतिपादन चर्च करता है हमेशा सांसारिक राज्य से श्रेष्ठ है। उन्हें शांति और न्याय को राज्य का मुख्य उद्देश्य बताया। उनका यह दो तलवारों का सिद्धांत धर्म और राजनीति का विभाजन आगे चलकर मध्यकाल में चर्च और राज्य के बीच संघर्ष और शक्ति संतुलन का प्रमुख आधार बना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अरस्तु के राज्य संबंधी विचार क्या हैं? उनको स्पष्ट कीजिए। तो अरस्तु के अनुसार राज्य कोई कृत्रिम संस्था या समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि यह एक स्वाभाविक और प्राकृतिक संस्था है। उनका प्रसिद्ध कथन है कि मनुष्य स्वभाव से ही एक राजनीतिक प्राणी है। जो व्यक्तित्व राज्य के बाहर रहता है वह या तो देवता है या पशु। अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों की मुख्य विशेषता निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता है राज्य व्यक्ति से पूर्व है। राज्य क्या? व्यक्ति से पूर्व है। ऐतिहासिक रूप से भले ही परिवार और गांव पहले आए हों, लेकिन तार्किक रूप से राज्य व्यक्ति से पहले है। जैसे शरीर के बिना अंगों का कोई महत्व नहीं, वैसे ही राज्य के बिना व्यक्ति का कोई पूर्ण अस्तित्व नहीं। सर्वोच्च संस्था अगली विशेषता है। राज्य समाज की सबसे उच्च और सर्वोच्च संस्था है। अन्य सभी संस्थाएं परिवार, ग्राम, समुदाय इसके अधीन काम करती हैं और राज्य में विलीन हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य का उद्देश्य उत्तम जीवन। राज्य की जो उत्पत्ति केवल जीवन की सुरक्षा के लिए हुई है, लेकिन इसका अस्तित्व उत्तम जीवन की प्राप्ति के लिए बना हुआ है। राज्य का कार्य केवल भौतिक आवश्यकताएं पूरी करना नहीं। राज्य का जो कार्य है केवल भौतिक आवश्यकताएं पूरी करना नहीं, बल्कि व्यक्ति का नैतिक और बौद्धिक विकास करना है। आत्मनिर्भरता। अरस्तु राज्य को एक आत्मनिर्भर संस्था मानते हैं जो व्यक्ति की सभी भौतिक, मानसिक और नैतिक जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लास्की के अधिकार विषयक विचार। जो लास्की के अधिकार विषयक विचार हैं उनकी व्याख्या कीजिए। तो देखेंगे, होरेल्ड जे लास्की ने अधिकारों की अत्यंत व्यापक और मानववादी व्याख्या की है। लास्की के अनुसार अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना कोई भी व्यक्ति सामान्यतः अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। लास्की के आधार संबंधी विचारों की मुख्य बातें इस प्रकार हैं। पहली बात क्या है? पहली बात है अधिकारों का सामाजिक स्वरूप। अधिकार समाज से ही उत्पन्न होते हैं और समाज में ही उनका प्रयोग किया जा सकता है। एकांत में रहने वाले व्यक्ति के लिए अधिकारों का कोई अर्थ नहीं है। अगली बात क्या है? राज्य अधिकारों का निर्माता नहीं। लास्की का मानना है कि राज्य अधिकारों को जन्म नहीं देता, बल्कि वह समाज द्वारा स्वीकृत अधिकारों को केवल मान्यता और संरक्षण प्रदान करता है। राज्य को उनके द्वारा दिए गए अधिकारों के आधार पर ही परखा जाना चाहिए। अगली बात देखेंगे, अधिकार और कर्तव्य परस्पर जुड़े हैं। अधिकार और कर्तव्य क्या हैं? परस्पर जुड़े हैं। लास्की के अनुसार अधिकारों का उपभोग कर्तव्यों के पालन के बिना संभव नहीं। यदि एक व्यक्ति का अधिकार है तो दूसरे का कर्तव्य है कि उस अधिकार का सम्मान करे। लोक कल्याण के अधीन। किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई अधिकार नहीं मिल सकता जो समाज के सामान्य हितों के विरुद्ध हो।
अधिकार केवल वही जो व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण में सहायक हो। लास्की ने अपने सिद्धांत में स्वतंत्रता, समानता, शिक्षा और रोजगार के अधिकारों पर विशेष जोर दिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत। तो इनका अमेरिकी दार्शनिक जॉन रॉल्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक आ थ्योरी ऑफ जस्टिस में 1971 में आई थी, में न्याय का एक नवीन और प्रभावशाली सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे न्याय निष्पक्षता के रूप में यानी जस्टिस एज फेयरनेस कहा जाता है। रॉल्स उपयोगितावाद, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख का विरोध करते हैं और समाज के सबसे कमजोर वर्ग के हितों की रक्षा पर बल देते हैं। रॉल्स ने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए अज्ञानता के पर्दे की कल्पना की। उनका तर्क है कि यदि लोगों को अपनी जाति, धर्म, लिंग या सामाजिक स्थिति का पता न हो तो वे जो भी सामाजिक नियम बनाएंगे वे पूरी तरह से निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होंगे, क्योंकि हर कोई सबसे बुरी स्थिति से बचने का प्रयास करेगा। रॉल्स ने न्याय के दो मुख्य सिद्धांत बताए हैं। पहला सिद्धांत है समान स्वतंत्रता का सिद्धांत। प्रत्येक व्यक्ति को सबसे व्यापक बुनियादी स्वतंत्रता का समान अधिकार होना चाहिए, जो दूसरों की वैसी ही स्वतंत्रता के समान हो। क्या जो मतलब प्रत्येक व्यक्ति को सबसे व्यापक बुनियादी स्वतंत्रता का जो समान अधिकार होना चाहिए, जो दूसरे की वैसी स्वतंत्रता के समान हो। अगली बात क्या है, मतलब अगला सिद्धांत भेदभाव का सिद्धांत। हाँ, सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को केवल तभी उचित माना जा सकता है जब इनसे समाज के सबसे कमज़ोर या हीनतम वर्ग को अधिकतम लाभ हो, और बी ये असमानताएं ऐसे पदों से जुड़ी हों जो अवसर की उचित समानता के तहत सभी के लिए खुले हों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मैकियावेली ने नैतिकता और धर्म संबंधी विचारों की व्याख्या कीजिए या स्पष्ट कीजिए। तो निकोलो मैकियावेली राजनीतिक चिंतन के इतिहास में वह प्रथम विचारक हैं जिन्होंने राजनीति को धर्म और नैतिकता से पूरी तरह अलग किया है। उन्हें यथार्थवादी राजनीति का जनक माना जाता है। इन्हें किसका जनक माना जाता है? तो यथार्थवादी राजनीति का जनक माना जाता है। मैकियावेली के नैतिकता और धर्म संबंधी विचार निम्नलिखित हैं। पहला विचार है दोहरी नैतिकता का सिद्धांत। मैकियावेली ने शासक, राजा और आम नागरिक के लिए नैतिकता के अलग अलग पैमाने तय किए। एक नागरिक के लिए सत्य बोलना, दयालु होना और धर्म का पालन करना आवश्यक है, लेकिन राज्य की सुरक्षा के लिए एक शासक इन नैतिक बंधनों से पूर्णतः मुक्त है। राज्य के हित में शासक धोखा, कपट या क्रूरता का भी खुलकर सहारा ले सकता है। अगला विचार है इनका क्या? साध्य ही साधन का औचित्य है। मैकियावेली एक प्रसिद्ध तर्क है कि शासन का एकमात्र लक्ष्य राज्य की सुरक्षा, शक्ति का विस्तार और व्यवस्था बनाए रखना। यदि साध्य उद्देश्य श्रेष्ठ है तो उसे प्राप्त करने के लिए अपनाए गए साधन, चाहे वे नैतिक हो या अनैतिक, हमेशा पवित्र और उचित मान लिए जाएंगे। अगला विचार देखेंगे, धर्म राजनीतिक उपकरण के रूप में। मैकियावेली धर्म विरोधी नहीं थे, बल्कि वे धर्म को राजनीति के अधीन मानते थे। उनके अनुसार धर्म का उपयोग जनता को अनुशासित, आज्ञाकारी और देशभक्त बनाने के लिए एक औजार के रूप में किया जाना चाहिए। शासक को जनता की नज़र में धार्मिक दिखना चाहिए, लेकिन राज्य के निर्णयों में धर्म को हावी नहीं होने देना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, हीगल के राज्य संबंधी विचार। जर्मन दार्शनिक जॉर्ज विल्हेम
फ्रेडरिक हीगल ने राज्य को एक सर्वोच्च दैवीय और सर्वशक्तिमान संस्था माना है। उनका प्रसिद्ध कथन है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतारण है। हीगल के राज्य संबंधी विचारों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता है राज्य साध्य है, साधन नहीं। हीगल के अनुसार राज्य अपने आप में सर्वोच्च साध्य है और व्यक्ति केवल एक साधन है। व्यक्ति का अस्तित्व केवल राज्य के लिए है। अंगिक सिद्धांत। हीगल राज्य को एक आजीवन शरीर के समान मानते हैं और व्यक्ति को उसके अंगों का समान अंगों के समान मानते हैं। जिस प्रकार शरीर से अलग होकर किसी अंग का कोई महत्व नहीं रहता, वैसे ही राज्य से अलग होकर व्यक्ति का कोई महत्व या अधिकार नहीं है। स्वतंत्रता राज्य की आज्ञा पालन में है। हीगल का मानना है कि सच्ची स्वतंत्रता राज्य के कानूनों और आदेशों का आँख मूंद कर पालन करने में है। राज्य कभी गलत नहीं हो सकता, इसलिए व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने का कोई अधिकार नहीं। सर्वाधिकारवादी स्वरूप। हीगल का राज्य निरंकुश और सर्वाधिकारीवादी है। यह आंतरिक रूप से सर्वोच्च है और बाह्य रूप से अन्य राज्यों के साथ युद्ध करने के लिए स्वतंत्र है। हीगल युद्ध में राज्यों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक मानते थे। हॉब्स का समझौता सिद्धांत। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला आपके लिए। वैसे सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। थॉमस हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन 1651 में राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत प्रस्तुत किया। हॉब्स का उद्देश्य एक निरंकुश राजतंत्र की स्थापना को न्यायोचित ठहराना था। उनके सिद्धांत के मुख्य चरण इस प्रकार हैं। तो देखेंगे पहला चरण क्या है। मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था। हॉब्स मनुष्य को घोर स्वार्थी, लालची और आक्रामक मानते हैं। राज्य के निर्माण से पूर्व की प्राकृतिक अवस्था में कोई कानून या न्याय नहीं था। यह सभी के विरुद्ध युद्ध की स्थिति थी, जहां मनुष्य का जीवन एकाकी, दीन, घृणित, पाशविक और अल्पकालिक था। समझौते का कारण क्या है। दूसरा चरण है समझौते का। इस नियंत्रण, भय और मृत्यु के खतरे से बचने तथा शांति स्थापित करने के लिए मनुष्य ने आपस में कई समझौता करने का निर्णय लिया। अगला चरण देखेंगे समझौते का स्वरूप। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था के सभी व्यक्तियों ने मिलकर आपस में यह समझौता किया कि मैं अपने ऊपर शासन करने का अपना अधिकार इस व्यक्ति या सभा को इस शर्त पर सौंपता हूँ कि तुम भी अपने सभी अधिकार इसे सौंप दो। अगला चरण है परिणाम। लेवियाथन की उत्पत्ति, यानी इस समझौते के परिणाम स्वरूप जिस संप्रभु शासक का जन्म हुआ वह समझौते का हिस्सा नहीं बल्कि उसका परिणाम है, इसलिए वह निरंकुश है और उसके आदेश ही कानून है। जनता को उसके खिलाफ विद्रोह करने का कोई अधिकार नहीं, सिवाय उस स्थिति के जब वह व्यक्ति के जीवन या आत्मरक्षा की सुरक्षा करने में विफल हो जाए। तो सेक्शन बी के भी क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब सेक्शन 1 के क्वेश्चन रह गए हैं। सेक्शन 1 के क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आपकी क्लास भी कंप्लीट हो जाएगी। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन है आपका दार्शनिक राजा का अर्थ।
प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा वह आदर्श शासक है जिसमें विवेक, ज्ञान और निस्वार्थ सेवा की भावना कूट कूट कर भरी होती है। प्लेटो का मानना था कि जब तक दार्शनिक राजा शासन नहीं करेंगे तब तक राज्य को बुराइयों से मुक्ति नहीं मिल सकती। यह शासक संपत्ति और परिवार के मोह से मुक्त होता है और उसका एकमात्र लक्ष्य राज्य और प्रजा का कल्याण करना होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, अरस्तु के अनुसार क्रांति की परिभाषा लिखिए या परिभाषित कीजिए। अरस्तु के अनुसार क्रांति का अर्थ केवल खून खराबा या सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि संविधान या शासन प्रणाली में होने वाला कोई भी छोटा या बड़ा परिवर्तन क्रांति कहलाता है। यदि राजतंत्र लोकतंत्र में बदल जाए या संविधान के किसी एक हिस्से में संशोधन हो तो वह भी क्रांति है। अरस्तु ने क्रांति का मुख्य कारण समाज में पनपने वाली असमानता और अन्याय की भावना को माना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, अरस्तु का दासता का संबंधी विचार। तो अरस्तु ने दास प्रथा को एक प्राकृतिक और आवश्यक संस्था माना है। उनके अनुसार कुछ मनुष्य जन्म से ही शासन करने के लिए होते हैं जिनमें बौद्धिक क्षमता होती है, और कुछ शासित होने के लिए जिनमें केवल शारीरिक बल होता है। अरस्तु का तर्क क्या था कि दास प्रथा स्वामी और दास दोनों के लिए लाभदायक है। स्वामी को राज्य के कार्य करने का समय मिल जाता है और दास को स्वामी के नैतिक मार्गदर्शन में सुरक्षा मिलती है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। मैकियावेली की 2 पुस्तकों के नाम लिखें। तो पहली पुस्तक क्या है, द प्रिंस। यह उनकी सबसे विख्यात रचना जिसमें एक सफल शासक के गुण और यथार्थवादी राजनीतिक का वर्णन है। दूसरी क्या है, डिस्कोर्सेस ऑन लिवी। इस पुस्तक में मैकियावेली ने गणतंत्रीय शासन प्रणाली और नागरिक स्वतंत्रता के महत्व पर विस्तार से चर्चा की। हॉब्स का मानव प्रकृति का विचार। तो थॉमस हॉब्स के अनुसार मानव प्रकृति के अत्यधिक स्वार्थी, अहंकारी, क्रूर और शक्ति का लालची होता है। क्या जो मानव प्रकृति से अत्यधिक स्वार्थी है, अहंकारी है, क्रूर है और शक्ति का लालची होता है। हॉब्स का मानना था कि मनुष्य हमेशा अपनी इच्छाओं की पूर्ति और सुरक्षा के लिए शक्ति संघर्ष में लगा रहता है। प्राकृतिक अवस्था में सभी के लिए विरुद्ध युद्ध की स्थिति होती है, जहां मनुष्य का जीवन एकांकी, दीन और अल्पकालिक होता है। इसी स्वार्थी प्रकृति के कारण मानव राज्य लेवियाथन का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। लॉक के प्राकृतिक अधिकार। जॉन लॉक उदारवाद के जनक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में जन्म से ही मनुष्य को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं जिन्हें प्राकृतिक अधिकार कहा जाता है। लॉक ने मुख्य रूप से 3 प्रकार प्राकृतिक अधिकार बताए हैं। पहला है जीवन का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा है संपत्ति का अधिकार। लॉक के अनुसार राज्य का निर्माण इन अधिकारों की रक्षा के लिए ही किया गया है और कोई भी सरकार इन्हें छीन नहीं सकती। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। रूसो की सामान्य इच्छा क्या थी? तो रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा समाज के सभी नागरिकों की उन आदर्श और निस्वार्थ इच्छाओं का योग है जो संपूर्ण समाज के कल्याण, जनहित पर आधारित होती हैं। यह व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर होती हैं और हमेशा न्यायपूर्ण और सही होती हैं। रूसो का मानना था कि राज्य की सच्ची संप्रभुता इसी सामान्य इच्छा में निहित होती है और प्रत्येक नागरिक को इसका पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। मिल के स्वतंत्रता पर विचार। J.S. मिल ने स्वतंत्रता को मानव विकास के
मानव विकास के लिए सबसे आवश्यक माना है। उन्होंने स्वतंत्रता के दो रूप बताए हैं, पहला विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा कार्य करने की स्वतंत्रता। मिल के हानि के सिद्धांत यानी हानि के सिद्धांत हार्म प्रिंसिस के अनुसार व्यक्ति को अपने मन मुताबिक कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए जब तक कि उसके कार्यों से समाज के किसी दूसरे व्यक्ति को कोई नुकसान न पहुंचे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कार्ल मार्क्स का यह सिद्धांत पूंजीवादी शोषण को उजागर करता है और मार्क्स के अनुसार किसी वस्तु का मूल्य उस पर लगे मजदूरों के श्रम से तय होता है। अतिरिक्त मूल्य उस मूल्य का अंतर है जो एक मजदूर अपने श्रम से पैदा करता है और जो उसे मजदूरी के रूप में वास्तव में मिलता है। पूंजीपति मजदूर को बहुत कम मजदूरी देता है और बचा हुआ सारा मुनाफा अतिरिक्त जो खुद हड़प लेता है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, हन्ना अरेंट का स्वतंत्रता पर विचार करना है। तो हन्ना अरेंट ने स्वतंत्रता को केवल प्रतिबंधों के अभाव के रूप में नहीं देखा बल्कि इसे सार्वजनिक क्षेत्र में भागीदारी से जोड़ा। उनके अनुसार सच्ची स्वतंत्रता तब महसूस होती है जब नागरिक राजनीतिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और अरेंट का मानना था कि स्वतंत्रता केवल एक विचार नहीं बल्कि यह एक प्रक्रिया है जो तब प्रकट होती है जब लोग सामूहिक रूप से सार्वजनिक निर्णय लेते हैं। तो साथियों, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था और आपकी पूरी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। कितने सेकंड की है, मतलब 56 मिनट की क्लास हो गई है। तो ये क्लास आई होप आपके समझ में आई होगी और आपके क्वेश्चन पढ़कर आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं। तो आपको क्लास तो तैयार कर लेनी है, 2 बार क्लास को कम से कम देख लेना है, एक बार 1x पर, एक बार 2x पर देख लेना, पूरी क्लास समझ में आ जाएगी। फिर आपको बना के लिख देना है और अगली क्लास के लिए भी तैयार रहना है आपको और अपने दोस्तों के साथ हमारी क्लास को शेयर कर देना। या हमारी क्लास तो है ही नहीं, ये आप ही की क्लास है, आप ही की, मतलब सब कुछ आप ही का है। आप अपनी क्लास को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ ताकि उनकी भी मदद हो जाएगी। और किसी को भी किसी प्रकार की समस्या हो या किसी सब्जेक्ट की स्पेशल क्लास चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसकी क्लास एक वीडियो रिकॉर्ड करके डाल देंगे। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।